हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रसाद मोटोलॉग। तो दोस्तों, आज है सैटरडे, यानी कि अपना टूरिंग स्पेशल वीडियोस का दिन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या बातें की थी लास्ट वीडियो में। तो पहले तो हमने बात की थी कि मोटरसाइकिल खरीदते वक्त हमें किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए थे। उसके बाद वो 5 पॉइंट में से पहले 3 पॉइंट्स है, जैसे कि आपका पर्पस क्या है, आप किस पर्पस के लिए बाइक खरीदना चाहते हैं। दूसरा, आप कौन से एरिया में गाड़ी चलाने वाले हैं, यानी कि किस तरह के रोड्स, रफ रोड्स, हाईवे टूरिंग, इसमें से कौन सी तरह के रोड्स के ऊपर आप गाड़ी चलाने वाले हैं। तीसरी चीज जो है वो है कंफर्ट, यानी कि आपको कौन कौन सी मोटरसाइकिल के ऊपर कौन सी राइडिंग पोजीशन में कंफर्टेबल लग सकता है। तो ये 3 चीजों के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में बातें की थी। उसी के साथ मैंने आपको डिफरेंट मोटरसाइकिल टाइप्स बताए थे और उसकी राइडिंग पोजीशन और उनका पर्पस बताया था, और वो किस तरह के रोड्स के ऊपर कंफर्टेबल रहेगी वो आपको बताया था। तो बाकी बचे जो 2 पॉइंट्स है, जैसे कि आपका बजट और फिर आपको अपने एरिया में कौन से बाइक्स जो है वो अवेलेबल है वो देखनी है। तो ये 2 चीजों के ऊपर हम लोग ये वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कीजिए, ताकि आपको सारे जो नए वीडियोस है वो सबसे पहले देखने मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो फोर्थ पॉइंट जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं वो है कि बजट। तो बजट के बारे में मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता कि आप इतना ही बजट रखिए, या फिर आपका बजट ज्यादा है या फिर आपका बजट कम है। बजट जो है वो हर एक की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस रहती है। किसी का बजट 50,000 हो सकता है, किसी का बजट जो है वो 50 लाख हो सकता है। मतलब बजट इज डिपेंडिंग ऑन टोटली यू। मतलब आपको कौन सी बाइक खरीदनी है और किस तरह का बजट आपने रखा है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन ये बजट डिसाइड करते वक्त हम लोग काफी बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो वो कौन सी बड़ी गलतियां हैं, वो चीजों के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं, ताकि आप आगे जाके ये गलतियां ना करें और इसके वजह से आपको भुगतना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कोई भी गाड़ी खरीदते वक्त कर लेता है। तो अभी ये गलतियां जो है वो हर कोई करता है, ऐसे नहीं है। जिसके पास बहुत ज्यादा बजट है तो उसको इन गलतियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो अपना टाइट बजट लेके गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उनके इसमें ये गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो वो गलतियां कौन सी है, चले देखते हैं। तो पहली गलती जो हमसे होती है वो है कि हम लोग जब गाड़ी के लिए बजट डिसाइड करते हैं तो आफ्टर सेल्स जो सर्विस कॉस्ट या फिर जो मेंटेनेंस कॉस्ट हर साल आने वाले हैं उसको हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। मतलब होता है ऐसे कि कई लोग जो है ना, कि अभी मेरा बजट है 1 लाख की बाइक का, लेकिन मैं उसको थोड़ा एक्सटेंड करके थोड़ी बाइक अच्छी लेने की कोशिश में 1.5 लाख की बाइक खरीद लेता हूँ। उसके लिए मेरा लोन पास कर लेता हूँ, EMIs में बढ़ा लेता हूँ और एक टाइट बजट में मैं अपनी वो 1.5 लाख की बाइक खरीद लेता हूँ। लेकिन उसके बाद क्या, हम लोग जो मेंटेनेंस और उसके बाद जो आती है चीज कि उसका इंश्योरेंस, तो ये सारी चीजें ना वो हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि मेंटेनेंस कैसा है, जितनी महंगी आप बाइक लोगे उतना ज्यादा उसका मेंटेनेंस देना पड़ता है। मतलब अगर आप 1 लाख तक की बाइक को अगर साल का 2-3 हजार का मेंटेनेंस दे रहे हो, तो वही आप 2.5 लाख की बाइक लोगे तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो 4 से 5 हजार रुपए तक हो जाएगा। जैसे जैसे आप महंगी बाइक खरीदते जाओगे वैसे वैसे आपका बजट भी बढ़ता जाएगा। और इस बजट में सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं आता, इस बजट में आता है अगर आप बहुत ज्यादा राइडिंग कर रहे हो तो मेंटेनेंस के साथ साथ आपको कई वेयर एंड टेयर होने वाले पार्ट्स आपको बदलने पड़ेंगे। अगर आप मतलब जैसे KTM 390 वगैरह चला रहे हो तो उसमें मेटजेलर्स के टायर रहते हैं, तो उनका वॉर्न आउट जो होता है उसका टाइम बहुत कम रहता है। मतलब आपके जो टायर्स है वो 15,000 किलोमीटर तक आपको चेंज करने पड़ते हैं। वैसे वर्षा अगर आप टूरिंग बाइक्स भी लेते हो जैसे कि हिमालयन वगैरह, तो उनके टायर्स भी है वो 15 से 20 हजार किलोमीटर में खराब हो जाते हैं। तो ऐसे समय में आपको टायर की कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। उसके साथ हर साल आपको इंश्योरेंस रिन्यू करवाना है, तो इंश्योरेंस की कॉस्टिंग भी आपकी बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें है ना वो भी अपने आप उसमें काउंट होनी चाहिए। जो ज्यादातर लोग जो है ना वो बजट के मामले में उसको इग्नोर कर देते हैं। और होता क्या है कि हम अच्छी बाइक खरीद तो लेते हैं, लेकिन उसको चलाने के लिए जो फ्यूल कॉस्ट है या फिर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमें कभी कभी बहुत हेवी हो जाता है और अपने बजट में वो आता नहीं, क्योंकि हम लोग के ऊपर पहले से वो लोन का EMIs का जो बर्डन रहता है वो रहता है। जो हेवी बाइक्स लेते हैं जैसे कि 10 लाख 15 लाख, तो वो लोग वो चीज का सोच लेते हैं। कई लोगों के पास मतलब वो पहले ही प्लान रहता है कि उनको पता रहता है कि उनकी अगर 15 लाख की बाइक है तो उसको 1 लाख रुपए तक का मेंटेनेंस आ सकता है। और जिसके बाद इतना पैसा है वो मैक्सिमम लोगों के पास तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जो लोग लोन वगैरह पे लेते हैं और उनको पता है कि मेंटेनेंस है, लेकिन वो लोग इंश्योरेंस वगैरह चीजों को ध्यान में नहीं रखते, तो इस वजह से उनके ऊपर भी ये चीजों का बर्डन आ रहता है।
दूसरी चीज जो है, जो सेकंड हैंड बाइक खरीदते हैं, तो सेकंड हैंड बाइक खरीदते वक्त ना बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को एक सुपर बाइक खरीदनी चाहिए। तो सुपर बाइक खरीद तो लेते हैं, लेकिन सुपर बाइक नई हो या पुरानी लो, मेंटेनेंस कॉस्ट आपको ज्यादा ही पड़ेगा। और सुपर बाइक्स वगैरह जो है ना, वो जितनी पुरानी होती जाएगी ना, उतने उनके वेयर एंड टेयर होने वाले पार्ट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, और उसी के साथ साथ ना आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो होता ये है कि आपका मेंटेनेंस कॉस्ट, इंश्योरेंस, ये सब चीजें बढ़ते बढ़ते ना आपको एक टाइम आता है कि आपको ये बाइक अपनी जो है वो बेचनी पड़ती है। तो अभी सोचिए, अपनी बहुत सोच के, आपने मेहनत करके पैसा कमाया, आपने बाइक खरीद ली, लेकिन सिर्फ आपने मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, ये सारी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से आपको 1-2 साल में वापस अपनी बाइक जो है वो बेचनी पड़ गई। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए जब भी आप बजट का जब सोचते हो, तो अपना जो बजट है ना, उसके साथ साथ अपने को आगे जो मेंटेनेंस कॉस्ट आने वाली है, तो उसका भी एक कैलकुलेशन कर लीजिए। और इसके लिए आपको ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़े। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो। अगर आपको वहां से कुछ प्रॉपर आइडिया नहीं आ रही है, तो आप जाके सर्विस सेंटर में जाके पूछ सकते हो। उनके पास चार्ट रहता है कि मेंटेनेंस के लिए क्या क्या चीजें आती है और उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो सर्विस सेंटर से भी आप वो ब्रांड के आप जानकारी ले सकते हो। ये हो गई फर्स्ट थिंग। उसके बाद सेकंड थिंग जो बजट के मामले में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है कि हम लोग लोन कहाँ से ले रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ना एक शोरूम में जाते हैं, वहां से हम लोग लोन की जो प्रोसेसिंग वगैरह वो सब जो है, कितना ईएमआई का, वो सब सोच लेते हैं, सब देख लेते हैं, और उसके बाद जाके सीधा बाइक खरीद लेते हैं। लेकिन एक चीज जो है वो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है प्रॉपर रिसर्च करना। होता है ऐसे कि अगर आप देखने जाए तो शोरूम में जो आपको लोन वगैरह मिलता है, वो लोग आपको बोलेंगे कि हम लोग 100% तक लोन कर देंगे या फिर 90% लोन कर देंगे। तो उस लालच में आके ना हम लोग मैक्सिमम लोन ले लेते हैं। लेकिन उससे होता क्या है मालूम है, आप जितना ज्यादा लोन होगे उसके ऊपर आपको रिपे के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ये हो गई पहली बात। तो आप मैक्सिमम लोन लेके ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट पे करते हो, उसमें आपका ज्यादा खर्चा हो जाता है। मतलब अगर आप 1.5 लाख की बाइक खरीद रहे हो, तो आप लगभग 2 लाख, 3 साल में 2 लाख तक का पे करते हो। मतलब आप 40 to 50,000 एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करते हो। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, हम लोग ज्यादा रिसर्च नहीं करते, तो हम लोग ना सिर्फ एक जो शोरूम से लोन मिलता है उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तो ऐसा कभी मत कीजिए। कई सारे जो प्राइवेट बैंक है या फिर गवर्नमेंट बैंक है, वहां से भी लोन के लिए आपको काफी सारे ना ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जिसमें आपको अर्ली पेमेंट पे कम से कम चार्जेस रहता है, या फिर आप जब लोन रिपे कर रहे हो तो इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी कम रहते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख लीजिए। तो मेरी बाइक जो है हिमालयन, वो भी मैंने लोन के ऊपर ली हुई है। उसमें कैसे है कि मैंने बाइक लेते वक्त काफी सारा रिसर्च किया था। लगभग मैं 1 महीना रिसर्च कर रहा था उसके ऊपर। अलग अलग प्राइवेट कंपनीज और बैंक से मैंने लोन की जानकारी ली। उसके बाद मैंने फाइनल अपना डिसीजन लिया था। तो यहाँ पे मुझे फायदा ये हुआ कि मैं अलग अलग ऑफर देख रहा था, और उसमें कौन सी कंपनी जो डायरेक्ट ब्रांड है उससे टाइप है, और वहां से मुझे कम से कम लोन इंटरेस्ट के ऊपर बाइक लेने मिले, ये मैंने देखा था। और उस वजह से ना 4 साल का लोन, वो भी 1.5 लाख का लोन लेके भी मुझे ओनली 30,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अभी एक्स्ट्रा पे तो आपको करना ही है, उसको हम लोग जीरो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसमें एक देख सकते हैं कि आपको कम से कम उसको पे करना पड़े, और अर्ली पेमेंट पे भी आपको ज्यादा चार्जेस ना लगे। ये तो हो गई पहली बात लोन के बारे में। दूसरी चीज जो रिपे के मामले में आप देख सकते हो, तो कई बार जब त्योहारों का मौसम आता है, मतलब त्योहार आते हैं या फिर कुछ ओकेजन्स रहते हैं, जहाँ पे कार और बाइक दोनों भी डीलर्स जो है ना, वो अपने कस्टमर्स के लिए काफी सारे ऑफर्स लाते हैं। तो उसमें लोन ऑफर्स भी रहते हैं। अभी कुछ साल पहले बजाज जैसी कंपनी है ना, वो ऐसे ऑफर दे रहे थे, वहां पे आपको 0 इंटरेस्ट के ऊपर लोन मिल रहा था। मतलब 1 साल तक आपको पे करना है, लोन अमाउंट कम था, लेकिन फिर भी आपको 0 इंटरेस्ट पे मिल रहा था। तो उससे फायदा होगा क्या, आपका इंटरेस्ट ज्यादा नहीं जा रहा है, आपको रीपे करने के लिए आपको एक शेड्यूल टाइम लिमिट भी मिल रहा है कि आपको एक साथ ही पूरा पे नहीं करना है, और उस वजह से आप अपनी ड्रीम बाइक भी ले सकते हो और एक्स्ट्रा मनी भी पे नहीं कर रहे हो। तो ये भी आपका एक फायदा हो सकता है। तो ऐसे ऑफर्स के लिए ढूंढते रहिए। तो कभी भी ना एक सोर्स पे रिलाय मत रहिए, अपना अच्छे से रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद जाके अपना लोन प्रोसेस करवा दीजिए, क्योंकि इस चीज में ना बहुत ज्यादा पैसा जाता है जिसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं रहता। तो ये चीजों के ऊपर प्रॉपरली ध्यान दे। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि लोन लेना गलत बात है, अपने को ड्रीम पूरा करना है तो कहीं पे आपको अपना बजट जो है थोड़ा सा स्ट्रेच करना पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजों का अगर हम लोग प्रॉपरली ध्यान देना तो ये चीजें हो सकती है। उसके बाद आती है तीसरी चीज के ऊपर, जो बजट के मामले में रखूंगा। बजट जब हम लोग डिसाइड करते हैं तो हम लोग सिर्फ बाइक का बजट रखते हैं। समझो मुझे खरीदनी है 1 लाख की बाइक,
तो मैंने अपना हार्ड वर्क किया, मैंने 2 साल काम किया प्रॉपरली, मैंने सेव कर लिया पैसा, मेरा अप टू 50-60,000 मैंने पैसा जमा कर लिया। लेकिन अभी मैं और वेट नहीं कर सकता, तो मैंने लोन प्रोसेस के लिए मैंने अपना पैसा जमा कर लिया, 50,000 डाउन पेमेंट कर दिया, 50,000 का लोन कर लिया। वहां पे खत्म, मेरी बाइक आ गई। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती जो यहाँ पे हमने की है वो है हमने अपने प्रॉपर राइडिंग गियर्स के लिए एक पैसा भी नहीं छोड़ा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी गलती है। एक बार आपने बाइक खरीद ली, बाइक खरीदने के बाद आपको अलग अलग खर्चे है ही, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रॉपर राइडिंग गियर्स के साथ होना भी जरूरी है। तो ना एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बजट, जैसे अगर आप 50,000 की बाइक ले रहे हो तो अपने हेलमेट, प्रॉपर जैकेट के लिए या फिर कुछ एक्सेसरीज जो आपको नेसेसरी अपनी बाइक पे लगाना, तो उन चीजों के लिए भी अपना एक छोटा सा बजट का पार्ट है ना वो रख लिया कीजिए। अभी वो कितना % रखना है, वो किस तरह से रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन पहले ही सारी चीजों की कॉस्टिंग निकाल लीजिए और उसके ऊपर अपना बजट में से एक छोटा सा पार्ट अलग कर लीजिए। भले ही आपको 50,000 का लोन लेना है, वो 60,000 का लेना पड़े, लेकिन अपने जो एक्सेसरीज है उसके लिए एक बजट निकाल के रखिए, ताकि आप जब भी राइड करें ना तो सिर्फ बाइक होके फायदा नहीं, आपकी खुद की सेफ्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी आप सबसे विनती है कि बजट जब बनाते हो बाइक के लिए तो थोड़ा सा बजट अपने राइडिंग गियर्स के लिए भी रख लीजिए। तो दोस्तों ये तो हो गई बजट की बात है, लेकिन इसमें और एक अहम चीज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब वो आपको हर कोई नहीं बताएगा, वो सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए होता ऐसे है कि बजट बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है कि जब भी आप बाइक खरीदने के लिए सोचते हो तो आपके दिमाग में एक ही चीज रहती है, मेरा बजट है कि नहीं, मैं अपना बजट बना लूंगा, मेरे को अच्छी बाइक चाहिए, मुझे उतना बजट बनाना पड़ेगा। लेकिन ना ये सब चीजों में अटके मत पड़िए। अभी आप बोलोगे कि मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ एग्जैक्टली। तो दोस्तों मैं अपना ही आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि समझ लीजिए मैं राइड कर रहा हूँ 2012 से, मतलब प्रॉपर अपनी गाड़ी लेके राइड करना शुरू कर दिया। तो सोचिए 2012 में मेरा बजट नहीं था 2 लाख की बाइक खरीदने का, वो टाइम पे मैं नहीं खरीद सकता था। तो क्या मैं जब तक मेरा हिमालयन का बजट नहीं होता या फिर कोई भी अच्छी बाइक का बजट नहीं होता मैं राइड नहीं करता? नहीं दोस्तों, मैं उससे पहले से भी राइड कर रहा हूँ। तब मैं अपनी डैड की बॉक्सर के ऊपर राइड करता था। उसके बाद मैंने खुद के लिए करिश्मा ले ली, करिश्मा के ऊपर राइड कर दिया। करिश्मा के साथ मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जहाँ पे करिश्मा टोटल लॉस हो गई, लेकिन ड्यू टू मैं सेफ्टी शूज वगैरह मुझे बहुत ज्यादा लगा नहीं। लेकिन करिश्मा टोटल लॉस होने के बाद मेरा बजट टोटली बिगड़ गया था। तो ऐसे समय में क्या मैं राइडिंग छोड़ देता या फिर रुका रहता कि मैं एक अच्छी बाइक खरीद लूं? 2 ही ऑप्शन थे मेरे पास। लेकिन मैंने ऑप्शन क्या सोचा मालूम है? मैंने बजट के बारे में सोचना बंद कर दिया। मैंने उस वक्त मेरा जो बजट था ना कि मैं एक पल्सर 150 अफोर्ड कर सकता हूँ, सीधा मैंने पल्सर 150 खरीद ली और मैंने 2 साल तक वो बाइक को चलाया। उसके बाद अपना अच्छा खासा बजट बनाया, फिर जाके हिमालयन ले ली। समझा आपको कुछ? मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपका बजट नहीं है ना एक एक्सपेंसिव बाइक लेने का, लेकिन आपको यहाँ से चाह है कि मुझे राइड करनी है, तो गाड़ी कौन सी है उसके ऊपर फंसे मत रहिए। आपको सोचना है कि मुझे राइड करना है, मुझे अच्छे से राइड करना है। फिर आपका बजट अगर 100 सीसी बाइक का हो ना तो जाइए 100 सीसी बाइक ले लीजिए, उसके ऊपर राइड स्टार्ट कीजिए। जब तक आपका अच्छा खासा बजट नहीं होता 100 सीसी बाइक के ऊपर भी आपको मजा आएगा। यहाँ पे बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे पास बाइक कौन सी है, मुझे राइड करनी है, बस ये चीज ध्यान में रखिए। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद जब लद्दाख गया था तो मैंने कई सारे ऐसे राइडर्स देखे ना जो सिटी 100 के ऊपर राइड कर रहे थे, प्लेटिना के ऊपर राइड कर रहे थे, स्प्लेंडर जैसी बाइक के ऊपर राइड करते, मतलब 100 सीसी बाइक्स के ऊपर भी वो लोग राइड कर रहे थे। और ऐसे नहीं कि यंगस्टर से 40-50 एज के लोग है ना वो ऐसी बाइक्स के ऊपर राइड कर रहे थे। मतलब वो लोग कर सकते थे यार, हम लोग तो यंगस्टर्स है, हम लोग को इतना सोचने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है, हम लोग बजट बना सकते हैं। तो राइड स्टार्ट कीजिए, जो बाइक है जो अफोर्ड कर सकते हैं उसके ऊपर राइड स्टार्ट कीजिए, क्योंकि राइड जो है ना जिसको जैसी चाहिए बाइक वो बाइक के आप कर सकते हो। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो स्कूटर्स के ऊपर राइड करते हैं ये साइड में, और ये स्कूटर्स नहीं अपनी एक्टिवा वगैरह नहीं, बजाज चेतक जो पुरानी आती थी ना वो बाइक के ऊपर राइड करते हैं। तो सोचिए आप ये सब बाइक के ऊपर भी राइड कर सकते हो। तो ज्यादा सोचिए मत, बजट के पीछे भागिए मत, आपके पास जो चीजें अवेलेबल है वहां से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप एक जगह पे स्टक नहीं होने वाले, आपको धीरे धीरे बढ़ना है और धीरे धीरे बढ़ोगे आपका बजट बढ़ेगा और आप राइड भी कर पाओगे।
तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी टिप है कि राइड के बारे में सोचिए, बाइक के बारे में मत सोचिए। जो बाइक है उसके साथ राइडिंग स्टार्ट कीजिए। और ये मैंने खुद किया इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर पा रहा हूं। तो दोस्तों ये थी अपनी बजट की बात है। तो बजट डिसाइड करते वक्त कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। और बजट तो काफी सारे रहते हैं। बजट आप में जैसे पहले ही बताया आपको, आप 50,000 से लेके 50 लाख तक जिसका जो कॉस्ट रहेगा उसके ऊपर उसका बजट रहेगा। तो ठीक है, तो उसमें मैं आपको कोई भी सलाह नहीं दूंगा। आपका बजट अगर बन रहा है, आपको अगर अफोर्ड कर सकते हो, आप 50 लाख की बाइक ले लीजिए। 10 लाख की बाइक अफोर्ड कर सकते हो, कर लीजिए। 50,000 की कर सकते हो, कर लीजिए। लेकिन राइड कीजिए। अगर आपको यहाँ से राइड करनी है तो राइड कर लीजिए। सोचिए मत कि मेरे पास कौन सी बाइक है। तो चलिए अभी देखते हैं अपना लास्ट एंड नॉट द लीस्ट कौन सा पॉइंट है। तो अपना लास्ट पॉइंट जो है ना, कौन सी बाइक्स की सर्विसिंग और सेल्स अवेलेबल है। आप बोलोगे कि इसमें क्या सोचना, मुझे तो भाई बड़ी बाइक चाहिए, मेरे एरिया में सर्विस सेंटर नहीं है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं ले लूंगा। ठीक है, आप ये अभी सोच रहे हो, गाड़ी लेते वक्त आपको लग रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब बाइक की सर्विसिंग की बात आती है, उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात आती है, तब अगर आपको सोचिए कि आपको 100 किलोमीटर दूर जाके अपनी बाइक छोड़नी पड़े और वहां से आपकी बाइक के पार्ट आने तक आपको आना जाना पड़े या फिर रुकना पड़े कि बाइक कब रेडी होगी, आप देख भी ना पाओ। 100 किलोमीटर हम रोज नहीं जा सकते बाइक देखने के लिए, अपने पास उतना ही फ्री टाइम नहीं रहता। तो ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे? तो ऐसे टाइम पे एक ही चीज करना है कि आपके एरिया में जो बाइक्स अवेलेबल है ना, वो बाइक्स के ऊपर पहले ध्यान दीजिए। जो कंपनीज अवेलेबल है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए। भले ही बाइक्स छोटी रहे, थोड़ी कम सीसी की रहे, लेकिन अवेलेबिलिटी देखिए, उसके ऊपर आपको बहुत आसानी रहेगी अपनी बाइक मेंटेन करने के लिए। हाँ, अगर आप ज्यादा टूरिंग कर रहे हो तो आपको और एक चीज का ध्यान देना रहेगा कि आपने जो बाइक खरीदी है उसका सर्विस सपोर्ट कैसे है। यानी कि कोई भी बाइक ले लूं और उसके बाद उसका सर्विस सपोर्ट ही ना मिले, मैं कहीं अटक गया, सर्विस के लिए कॉल कर रहा हूँ, मुझे कोई लेने ना आए, कोई पूछे ही ना, सामने से मेरा कॉल ही नहीं उठा रहा है या फिर मुझे कोई सही से जवाब ही नहीं दे रहा है सर्विस सेंटर से, तो फायदा क्या है ऐसी बाइक खरीद के? आपको परेशानी तो हो गई, साथ में आपका टाइम और पैसा दोनों भी वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे समय में ये चीजों के ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सिर्फ बाइक्स का बजट होने से बात नहीं बनती, आपको वो बाइक कैसे मेंटेन करनी है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना जरूरी है। तो वो मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए एक अच्छा सर्विस सेंटर, सर्विस सपोर्ट। तो वो सर्विस सपोर्ट के ऊपर ध्यान दीजिए। और वो आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, आपके एरिया में कौन से सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है वो आपको पता चल जाएगा। नियर बाय कितने किलोमीटर तक अवेलेबल है वो भी पता चलेगा। उसके साथ वहां पे किस तरह की सर्विस मिल रही है वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसे नहीं है सर्विस सेंटर है लेकिन वहां पे सर्विस ही अच्छे नहीं करते, तो फायदा क्या है? तो ये सब चीजों के ऊपर ध्यान दीजिए। अपने लिए वाइड ऑप्शन ओपन रखिए ताकि आपको ना अलग अलग बाइक्स का टेस्ट ड्राइव ले सको, उसकी सर्विस के बारे में जान सको, और जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे कि ये सारी चीजें मेरे बजट में और मेरे एक जो मैंने पोर्टफोलियो बना है कि जहां पे मेरे को सर्विस अच्छी मिल रही है, जहां पे मेरे को सेल्स अच्छा मिल रहा है, जहां पे मुझे आफ्टर सेल्स सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी बाइक फाइनलाइज कर लीजिए। हाँ, ये हर बार नहीं कर सकते, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ रूरल एरियाज में आपको कोई भी बाइक नहीं मिलेगी जहां पे आपको बाइक का सपोर्ट ही नहीं है। लेकिन आपका नियर बाय जो सिटी रहेगा तो वहां पे तो आप देख सकते हो ना कौन सा सपोर्ट आपको अच्छे से मिलेगा। तो ये सब चीजों के बारे में ध्यान दीजिए। मैं भी मैक्सिमम यही करता हूँ। एक बार मैंने गलती कर दी थी कि मैंने सर्विस सेंटर कहाँ है वो बिना जाने अपनी बाइक खरीद ली, और उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा हेडेक हुआ था, क्योंकि जो सर्विस सेंटर अवेलेबल था वहां पे मेरा कोई भी काम नहीं होता था। तो इसके लिए सोचिए, मैंने आफ्टर फर्स्ट सर्विस के बाद मैंने वो गाड़ी की सर्विसिंग बिल्कुल भी शोरूम में नहीं की, यानी कि ऑथोराइज डीलर के पास नहीं की। मैं प्रॉपरली उसकी सर्विसिंग जो है वो अपने लोकल गैराज में ही करता था, और वहीं से सीखते सीखते मैं खुद भी सर्विस का काम सीख गया कि क्या क्या होता है। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मैं खुद समझ गया कि क्या क्या सर्विसिंग में हो रहा है लोकल गैरेज में। लेकिन सर्विस सेंटर का सपोर्ट ना होने की वजह से अगर बाइक में गलती से भी कुछ वारंटी डिफेक्ट आ गया होता तो मुझे कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता था, क्योंकि मैं वो सर्विस ही नहीं करवा रहा हूँ। और सर्विस सेंटर ना जाने का एक ही रीजन था, जो सर्विस सेंटर था वहां पे मैंने नोटिस किया गाड़ी की बिल्कुल भी अच्छे से सर्विस नहीं होती थी। दे इवन डोंट क्लीन माई चेन एंड चेन प्रॉफिट। तो ऐसी जगह पे सर्विस करके क्या फायदा? और हर चीज के लिए हम लोग जाके बता नहीं सकते ना, क्योंकि मैं वो टाइम पे जॉब कर रहा था और मैं सुबह जाके जॉब पे आते वक्त मैं गाड़ी छोड़ता था, और शाम को आते वक्त तो लेट हो जाता था, मेरे को गाड़ी नहीं मिलती। दूसरे दिन जाते वक्त वापस से बाइक कलेक्ट करो, और बहुत कम टाइम रहता था मेरे को आने जाने में। तो इस वजह से सिर्फ बाइक के लिए आप एक दिन की पूरी छुट्टी नहीं ले सकते, और कभी कभी एक दिन में होगी भी नहीं, ये भी आप नहीं बता सकते। तो ऐसे समय पे बहुत तकलीफ होती है,
तो इसके लिए मैंने फर्स्ट सर्विस के बाद सर्विस नहीं करवाई थी वो बाइक की। हालांकि मेरा लक अच्छा था, उसमें कोई वारंटी डिफेक्ट नहीं आया, तो मुझे वारंटी क्लेम की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर 3 साल में मैंने वो बाइक बेच दी। अभी मैं किसी जो डीलर को है या फिर किसी ब्रांड को डिफेम नहीं करना चाहता, तो इसके लिए मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं ये किस ब्रांड के साथ मुझे अनुभव आया, लेकिन ये अनुभव मैंने खुद किया है, तो इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अभी रॉयल एनफील्ड के बारे में बताऊँ तो रॉयल एनफील्ड मेरे नजदीक में सर्विस सेंटर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अवेलेबल है। सेल्स सपोर्ट अपने पहचान वाला है, जो जहाँ से लोन लिया है उसका सपोर्ट भी अच्छे से है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर मैंने रिसर्च करने के बाद ही रॉयल एनफील्ड फाइनल की है। उसके साथ और 2-3 बाइक्स देख रहा था, लेकिन अभी वो छोड़ दीजिए, वो मैटर नहीं करता। अभी फाइनल मैंने रॉयल एनफील्ड ली है और उसका प्रॉपरली सपोर्ट मुझे मिल रहा है हर चीज़ के बारे में। तो और मुंबई में होने की वजह से एक जो फायदा जो मुझे हो रहा है वो कि मुझे सपोर्ट बहुत अच्छे से मिल जाता है। लेकिन अगर आप आउटस्कर्ट्स रहते हैं, किसी रूरल एरिया में रह रहे हो, तो वहां पे आपको सपोर्ट मिलने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो इसके लिए ये सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है। लास्ट पॉइंट जो है वो ज़्यादा मतलब उसके डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी जो पॉइंट्स मुझे लगा कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। होप आपको ये वीडियो और पार्ट 1 में मैंने जो चीज़ें बताई थी वो इन्फॉर्मेटिव लगी रहेंगी, और आपका नेक्स्ट बाइक परचेस जो रहेगा उसमें आपको ये चीज़ों का आप इस्तेमाल करोगे और अपनी बाइक परचेस में मतलब आसानी से बाइक परचेस कर पाओगे। तो होप करता हूँ कि आपकी नई बाइक जो परचेसिंग रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहे और आप मेरी तरह राइडिंग के लिए निकल पड़ो अपने बाइक के साथ और अपने जो राइडिंग के सपने वो पूरे कर सको। तो इसी के साथ ये अच्छे नोट के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्रसाद सावंत आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप राइडिंग।